नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। देश में कोरोना का ग्राफ धीमे धीमे कम होता जा रहा है। इस बीच देश के कई राज्यों ने अब अनलॉक की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। इसी बीच उत्तराखंड ने एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार के इस फैसले का कई लोगों ने स्वागत किया है, वहीं कई लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए। इसी पर हम बात करेंगे। संकट के बीच क्या कर्फ्यू ही जीत? कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए उत्तराखंड की तीरथ सरकार ने कोविड कर्फ्यू की अवधि को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है, जिसके आदेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कल ही जारी कर दिए थे। बता दें कि प्रदेश में बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू 8 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। 10 मई से यह चौथी बार है जब सरकार ने कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया है। तो वहीं कर्फ्यू में कई चीजों को लेकर छूट भी दी गई है। सरकार का यह फैसला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है, जिस पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू लगने के बाद प्रदेश में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं और अगर सरकार की तरफ से कोई भी ढिलाई बरती गई तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हालात फिर खराब नहीं हो सकते। यही कारण है कि संक्रमण के ग्राफ में उछाल न आए, इसीलिए कोविड कर्फ्यू को आगे जारी किया गया है। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या को देखते हुए कोविड कर्फ्यू से संक्रमण रोकने में मिली सफलता के बाद सरकार ने फैसला किया है कि हालात अगर नियंत्रण में रहे तो जल्द ही सभी चीजों में आजादी मिल सकती है। 1 तारीख और 7 तारीख 2 दिन 8 बजे से 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। परचून की और जो जनरल स्टोर की बात थी, और बाकी ये शेष चीज यथावत रहेंगे। साथ में एक दिन के लिए 1 तारीख दिन को जो स्टेशनरी और किताबों की दुकान है उनको भी खोलने का निर्णय लिया गया। बाकी सारी शर्तें यथावत रहेंगी। हालांकि सरकार के फैसले से विपक्ष में खास नाराजगी है। विपक्ष में सबसे मजबूत कहे जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने सरकार द्वारा लिया गया निर्णय को कंफ्यूज की दिशा दिखा दी। कांग्रेस ने राज्य सरकार के सवाल किया कि जब सरकार ने जनजीवन सामान्य होने का दावा किया है तो फिर कोविड कर्फ्यू की अवधि में इजाफा क्यों किया गया। कांग्रेस का कहना है कि आज जब हालात नियंत्रण में है तो राज्य सरकार ने क्यों नहीं खराब हुई अर्थव्यवस्था के बारे में सोचा। कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है और सरकार का निर्णय खुद अपने आप में विरोधाभास पैदा कर रहा है। एक तरफ तो आप जनता को बता रहे हैं कि प्रदेश में जनजीवन सामान्य हो गया है, संक्रमित मरीजों की संख्या कम होती चली जा रही है, मृत्यु दर जो है पहले से कम हो गई है, रिकवरी रेट बहुत बढ़िया हो गया है। तो ऐसे में जब सब कुछ बेहतर हो रहा है और जनजीवन सामान्य हो रहा है तो ऐसे में कर्फ्यू में इजाफा करना समझ में नहीं आता। चलिए, यह आपका विशेष अधिकार है कि आप कर्फ्यू को बढ़ोतरी करें, कर्फ्यू को बढ़ाएं, लेकिन व्यापारी वर्ग भी आपसे कुछ मांगे कर रहा है, उसकी कमर टूट रही है, उसके कारोबार पर संकट मंडरा रहा है और उसको अपना परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। आप कर क्या रहे हैं कि आप विंडो छोटी रख रहे हैं। खरीदारी का समय जब आप कम रखेंगे तो जनता उमड़ कर उस 2-3 घंटे में बाजार में आ रही है और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अगर आप समय में इजाफा करेंगे, मिनिमम 6-7 घंटा 8 घंटा आप अगर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखेंगे तो लोग अपनी सुविधा अनुसार जो है बिखर जाएंगे और कोई 11 बजे, कोई 2 बजे, कोई 5 बजे इस तरह से अपनी खरीदारी करेगा तो बाजार में उतनी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, जिससे संक्रमण भी घटेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार के जो निर्णय हैं वो अपने आप में हास्यास्पद होते हैं और आश्चर्यजनक। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू से संक्रमण की रफ्तार धीमी हो गई। इसके बावजूद प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 28,000 से अधिक है, जिसके चलते कोविड कर्फ्यू के निर्णय पर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। आपका कहना है कि प्रदेश में मृत्यु दर और एक्टिव केसेस की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है, जिसके चलते सरकार द्वारा कोविड कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाना सही निर्णय है और आम आदमी पार्टी भी राज्य सरकार के साथ जनता के हित के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मृत्यु दर, अत्यधिक पॉजिटिविटी रेट और राज्यों की तुलना में ज्यादा है। वैक्सीनाइजेशन, ये दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, वैसे भी यहां वैक्सीनाइजेशन बहुत कम हो रहा है। तो इन हालातों में स्टेट गवर्नमेंट का जो भी निर्णय होगा, कितनी छूट देनी है, कर्फ्यू कब तक रखना है, आम आदमी पार्टी सरकार के साथ उत्तराखंड की जनता के हित में
कंधे से कंधा मिला के चलेगी। सरकार को हम रचनात्मक सुझाव और सहयोग देने के लिए कमिटेड हैं, संकल्पबद्ध हैं, लेकिन समय समय पर जो कमियां हैं उसको हम सुझाव के रूप में सरकार के समक्ष आप लोगों के माध्यम से रखेंगे। देश में लगातार बढ़ते कोरोना ग्राफ में अब कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा भी कम हुआ है, तो मौत के आंकड़ों में भी बेहद कमी है। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने 1 जून से लेकर 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू को लगातार जारी रखने का फैसला लिया है। इस समय घंटाघर पे मौजूद हैं। घंटाघर पे लगातार आप देख सकते हैं कि जो अननेसेसरी घरों से बाहर निकल रहे हैं, अनावश्यक काम से बाहर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ जो है चालान द्वारा जो है पुलिस लगातार उनके चालान काट रही है। और एहतियात के तौर पे लगातार जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए जो गाइडलाइंस है राज्य सरकार की उसको फॉलो करना भी बेहद ज़रूरी होगा। अगर इसी तरीके से लगातार लोग बेपरवाह तरीके से सड़कों पे बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं जो घटता हुआ ग्राफ है कोरोना का वो आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो उत्तराखंड ने 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रतिमा सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। मैम, स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनय गोयल हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विनय जी, आपके पास आऊँगा। क्या जिस तरह से बाकी राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू किया, हालांकि वीकेंड कर्फ्यू अभी भी कई राज्यों में जारी है, तो क्या ऐसा उत्तराखंड सरकार फैसला नहीं ले सकती थी? क्योंकि सरकार की तरफ से ही कहा जा रहा है कि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है, कंट्रोल में है। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और केसेस की संख्या कम हो रही है, जनता ने बहुत सहयोग दिया है इस कोरोना काल में नियमों को मानने में, और उसके कारण से मुझे लगता है कि हम सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। जनता से, व्यापारी भाइयों से और सदस्य समाज से बहुत अधिक और सहयोग की आवश्यकता है ताकि उनका स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी जो पीड़ित हैं और जल्दी ठीक हों, और जो संक्रमित नहीं हुए हैं वो बचे रहें। तो सभी के स्वास्थ्य के लिए सरकार चिंता कर रही है और उनसे अपील भी कर रही है, उनसे सहयोग भी मांग रही है, और जो आवश्यक सेवाएं हैं उन सेवाओं को देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पीपीई किट पहनकर हॉस्पिटल में जाकर जो बीमार हैं उनसे संपर्क स्थापित कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी, मैं अभी आपके चैनल पर बाइट देख रहा था, हमारे सभी विपक्षी दलों की सभी ने सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा करेंगे भी, और उसके कारण से उनका सकारात्मक सहयोग जनता को जल्दी स्वस्थ करने में और जो जल्दी लॉकडाउन की स्थिति को समाप्त करने में सहायक होगा, मुझे पूरा विश्वास है। विनय जी, आपने कहा सभी पार्टियां कह रही है सहमत है, नहीं सभी पार्टियां सहमत नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आर्थिक रूप से लोग बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनके लिए तो एक और चोट है। मैं प्रतिमा जी आपके पास आऊंगा। प्रतिमा जी, क्या आप लोग सहमत हैं इनके फैसले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आपने अभी 2 दिन पहले ही देखा कि हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी ने एक अपना सुझाव दिया था, क्योंकि हल्द्वानी के कुछ जो व्यापारी भाई थे वो उनसे मिलने पहुंचे थे। उन्होंने ये उनसे जो है रिक्वेस्ट किया था कि जिस तरीके से अभी 1 दिन दुकानें खोली जा रही हैं, अगर वो जो है हफ्ते में 2 दिन जो राशन की दुकानें खोल दी जाए और थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए, तो जिससे लोगों को भी थोड़ी आसानी होगी। तो इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की थी। तो ये जो उनका सुझाव बहुत ही सकारात्मक था, और इस सकारात्मक सुझाव को सरकार ने जो मानने का काम किया है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। अब आप ये समझिए कि आज जो स्थिति है वो आप समझिए कि पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा दयनीय हो चुकी है, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर जो
कोरोना है वो अपना पैर पसार चुका है। मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो इस वक्त पौड़ी, अल्मोड़ा और बागेश्वर की जो पॉजिटिविटी रेट है वो करीब 10.58, 10.49 या 10.53 है। तो और अगर आज जो मैदानी क्षेत्र में अगर स्थिति थोड़ी सामान्य हो रही है तो सरकार को एक थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाते हुए, क्योंकि देखिए पिछले ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, व्यापारी वर्ग जो है और जो वो लोग जो कि अपना ठेला और रेहड़ियां लगा के काम करते थे, ये जो पूरा वर्ग है ये बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो यही एक सरकार को एक कुछ नीतियां ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि इन लोगों को कुछ, या तो सरकार कुछ पैकेज अनाउंस कर दे, कुछ आर्थिक मदद के, जो हमारे व्यापारी भाई हैं इनको, या बिल, बिजली का बिल हो गया इनका, या इस तरीके के कुछ टैक्सेस हो गए, या आप उसमें कुछ एग्जेम्पशन उनको दे दीजिए। तो मेरे ख्याल से उनकी जो जिस तरीके से 2 सालों से आर्थिक व्यथा वो झेल रहे हैं उसमें उन्हें थोड़ी सी मेरे ख्याल से राहत मिलेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम कोरोना जैसी महामारी से जो जूझ रहे हैं, तो इससे निपटने का सिर्फ एक ही हल है, वो है वैक्सीनेशन। और जो टीकाकरण की जो दर आप देख रहे हैं उत्तराखंड में, आज हमारे पास टीके ही उपलब्ध नहीं है। अगर मैं 18 to 44 प्लस की बात करूं तो आपको खुद ज्ञात है कि 18 to 44 प्लस के लिए तो कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे वो बंद दिखाते हैं, जहां पे अवेलेबिलिटी ही नहीं है उत्तराखंड में। और रही बात 44-45 प्लस की, तो आज ही मेरे पास अभी ये डेटा है कि 2,46,000 कुछ डोजेस जो है अभी आपके पास बची हुई है। ठीक है, आपने कहा कि 22 लाख कुछ लोग जो है फर्स्ट डोज और 6 लाख कुछ लोग सेकंड डोज ले चुके हैं। तो अगर मैं इनमें 6 लाख को माइनस कर देती हूँ तो आप समझिए सिर्फ ऐसे ही लोग हैं, मुश्किल से 17 से 18 लाख लोग जिनको आपने वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज प्रोवाइड करवाई है। तो ये स्थिति बहुत गंभीर है और सरकार इसने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि पैसे देने के बावजूद भी वो वैक्सीन जो है उपलब्ध नहीं कर पा रही है 18 से 44 साल वाले लोगों के लिए। तो अगर हम जो है वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो हम कोरोना जैसी महामारी से निपटने में बिल्कुल भी विफल साबित होंगे। वैक्सीनेशन भी एक बड़ी समस्या है, कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले लगे हुए हैं। वापस आएंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जाँच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तराखंड की, जहां पर कोरोना कर्फ्यू को लेकर 1 हफ्ते की अवधि को और बढ़ा दिया गया। कुछ लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कुछ लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम विनय जी के पास आएंगे। विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, जिस तरह से प्रतिमा जी ने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संक्रमण का जो रेट है वो कम है, मैदानी क्षेत्रों की बात करें वहाँ पे संक्रमण दर बहुत कम है पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा। तो जिस तरह से यूपी मॉडल अपनाया गया है अनलॉक को लेकर, जिस जिले में ज़्यादा केसेस है उनको अनलॉक नहीं किया गया, बाकी जिलों को अनलॉक कर दिया गया है, तो क्या वैसा ही मॉडल उत्तराखंड में नहीं अपनाया जा सकता था ताकि व्यापारिक वर्ग को भी राहत मिल जाए? अभी जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं वो सब अपनाई जा रही हैं और अपनाई जाएंगी। सभी का अध्ययन हो रहा है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं दुनिया के लिए ये एक बिल्कुल नया जैसा अनुभव है। जिस प्रकार से कोरोना के कारण ने, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोरोना का जो वायरस है वो बहुत ही
बहरूपिया और धूर्त है। इसका लगातार जिस प्रकार से स्वरूप चेंज होता रहा है और जिस प्रकार से नए नए क्षेत्रों में इसने दस्तक दी है, तो बहुत अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। बहुत कठिन परिश्रम करके हम धीरे धीरे इससे बाहर निकलना प्रारंभ हुए हैं। मैं देख रहा हूं मेरे साथ को पैनलिस्ट हमारे रविंद्र आनंद जी बैठे हुए हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। आप भी कोरोना संक्रमित हुए, मैं भी कोरोना पॉजिटिव रहा और हमारे समाज में हमने बहुत सारे अपने अजीज और युवा साथियों को भी खोया है और ये सारे पीड़ाएं इस कोरोना पीरियड ने हमें दी है। इसलिए हमें किसी भी तरह की लापरवाही या किसी तरह की ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी है, चाहे हमें थोड़ा सा और कष्ट उठाना पड़े, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य हमारा शीर्ष प्राथमिकता पर है और उसके लिए हम सभी मिलकर जो प्रयास कर रहे हैं उसको और अधिक धार देने की आवश्यकता है और अधिक उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। लेकिन विनय जी, जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा व्यापारी वर्ग है, कई टैक्सी चालक हैं जिनकी रोजी रोटी उसी पर निर्भर है, उनको काफी नुकसान पहुंचा, आर्थिक रूप से वो टूट चुके हैं। क्या उनके लिए सरकार को आगे नहीं आना चाहिए, कुछ पैकेज अनाउंस नहीं करने चाहिए? साथ ही साथ जो टैक्सी यूनियन बोल रहा था उनको टैक्स में छूट दे दी जाए या फिर बिजली का जो बिल है उसमें छूट दी जाए, ऐसा कोई सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही? देखिए, ये सारी चीजें निश्चित रूप से सरकार के विचाराधीन हैं, लेकिन उस पर निर्णय करने से पहले आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले वर्तमान में जो स्थिति जो संक्रमण पर रोक लगाने की है उसके लिए पूरी सरकारें जूझ रही हैं, प्रयास कर रही हैं और उससे निकलने का प्रयास कर रही हैं। और जहां तक ये जो सारी चर्चाएं कांग्रेस के को पैनलिस्ट ने की है या आप भी जो कर रहे हैं, वो सारी चीजों पर कांग्रेस के माध्यम से कहिए या हमारी जनता के माध्यम से कहिए, मैं स्वयं भी व्यापारी नेता हूं, ये सारी बातें हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके संज्ञान में ये विषय लाए हैं और जो व्यापारियों की समस्याएं हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लाए हैं और धीरे धीरे जहां जैसा भी अवसर बन रहा है उसमें छूट देने का काम भी सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से सबसे पहली प्राथमिकता हमारी लोगों का स्वास्थ्य है और उसी के आधार पर कोई भी सरकार निर्णय कर रही है और कोरोना से बचने का और बचाने का काम प्रदेश की जनता को और देश की जनता को किया जा रहा है। लेकिन विनय जी, जो रोजी रोटी है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। अगर वो आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, उनको रोजी रोटी का संकट है, उसकी मदद करना भी सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन सरकार कब करेगी, एक सवाल बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर
14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करें उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। सरकार का ये कदम कितना सही है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र आनंद जी भी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर, स्वागत है आपका। रविंद्र जी, कि सरकार का जो कदम है 1 हफ्ते की अवधि जो है कोरोना कर्फ्यू की बढ़ा दी गई है, कितना सहमत है इससे? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से कोरोना ने अपने पैर पसारे और अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है सही समय पर सही डिसीजन लेना। क्योंकि चीजों में जैसा समय हो उस समय उपयुक्त डिसीजन लेना पड़ता है। तो कोरोना लॉकडाउन बढ़ाया गया है, ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना चाहिए। मुझे जैसे 2 दिन सरकार ने जो 1 और 5 तारीख को दुकानें खोलने का जो निर्णय लिया है 1 बजे तक, इसको थोड़ा सा और दिन भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सारी जो हमारी जो इसमें नियम है और कायदे हैं वो पूरे फॉलो करने के बाद ही सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों पर हो, मास्क वगैरह और ये सब होना चाहिए। लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है क्योंकि व्यापारी भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और इसमें कुछ चीजें और भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे कि अभी 4 धाम की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड वासियों के लिए शायद खोला जा सकता है, जिससे जो लोकल अभी आप बात करते थे, जो लोकल हमारे जो भाई हैं, टैक्सी चालक हैं, मैक्सी चालक हैं, उनको कुछ काम मिल सके और थोड़ी सी चीजें गतिमान हो। अभी बाहर के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन हम स्टेट के लिए उसे खोल सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा सही समय पर सही डिसीजन लेते हुए सभी दिन अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दी जाए तो कहीं व्यापारी भाइयों को भी आराम मिलेगा और साथ ही भीड़ भी कम होगी। क्योंकि जब हम 1 दिन की बात करते हैं हफ्ते में या 2 दिन की बात करते हैं तो सभी लोग सड़कों पर निकल आते हैं। ठीक है। आपका कहना है छूट का जो दायरा है उसे और बढ़ाया जाना चाहिए। प्रतिमा जी के पास आएंगे। प्रतिमा जी कुछ कहना चाहती हैं। प्रतिमा जी, छूट का जो दायरा है सरकार को और बढ़ाना चाहिए ताकि ज्यादा संख्या में लोग बाहर निकलें, दुकानदारी हो, बाजारों में रौनक लौट कर आए। देखिए, यहाँ पे मेरे ख्याल से छूट के दायरे का जो मेरे ख्याल से इन्फ्रेंस है वो ये है कि जैसे अभी जब हमारा तर्क ये था कि 1 दिन दुकानें राशन की खुल रही थी तो वहाँ पे SOPs के पालन नहीं हो पा रहे थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग का हो पा रही थी। इससे क्या हो रहा था, जो पुलिस और शॉपकीपर है उनके बीच में भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो क्रिएट हो रही थी। 2 दिन आपने किया है, बहुत सही है। और मैं यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात जोड़ना चाहती हूँ कि सरकार ने 1 हफ्ते की अवधि जो बढ़ाई है, या पिछले 1, 1.5, 2 महीने से जिस तरीके के लॉकडाउन बढ़े रहे, और आज स्थिति और थोड़ी सी गंभीर इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि ब्लैक फंगस जो है वो अपने पैर पसार रहा। आप देखिए, हर दिन 4 से 5 नए केसेस आ रहे हैं, 200 से ज्यादा केसेस हमारे हो चुके हैं, 4-5 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। और वो जो उसकी दवा है वो प्रोक्योर करने में अभी भी हम मेरे ख्याल से सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि केंद्र के पास भी एक तरीके से देखूं कहा जाए तो स्टॉक नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछे हैं सरकार से। तो ये जो हमारा कर्फ्यू का जो समय है, ये कहते हैं ना, जो लॉकडाउन का समय होता है, ये सरकार को जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे बैठे हैं विनय गोयल जी, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि जिस तरीके से ब्लैक फंगस की दवाइयों का जो अकाल पड़ा हुआ है और जो वैक्सीन
की जो दरें हैं वो कितनी कम हो चुकी हैं लगाने की, तो उस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जो यहाँ पर है, जैसे पिछले 3-4 दिनों से ये बात चल रही है और कोर्ट ने भी लताड़ा है इस बात पे केंद्र सरकार को कि आप ये जो 3-3 दरें क्यों हैं वैक्सीन की। और आप खुद उत्तराखंड में देख लीजिए, देहरादून की मैं बात करना चाहूंगी, पिछले 3-4 दिनों से ये सुनाई दे रहा है कि यहाँ पे मैक्स का कैंप लगा है, यहाँ पे कृष्णा जो हेल्थ सेंटर है उसका कैंप लगा है, वहाँ पे 1100 रुपए में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन सरकारी अस्पतालों की अगर मैं बात करूं तो सरकार के हाथ 18 से 44 के लिए खाली है। तो ये दोहरी नीति क्यों बन रही है, ये तो सोचने वाली बात है। क्या सरकार अपने लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराना चाहती है प्रदेश के युवाओं को, और इसलिए उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो अरेंज कर दिया है और सरकारी अस्पतालों में अरेंज नहीं किया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विनय जी से। विनय जी, जिस तरह से सवाल ये सामने आ रहे हैं और तस्वीरें भी देखी जा रही हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं सरकारी, वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेंटर्स की अगर बात करें तो वहां पर वैक्सीन मिल रही लोगों को। देखिए, मुझे लगता है कि देखिए जो भी हमारे को पैनलिस्ट हैं, सभी को, मुझ समेत सभी को अपने प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की चिंता है और सभी लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, आज कम से कम इतना तो सब हो गया कि अब कोई इस बात का विरोध नहीं कर रहा कि वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी। हर आदमी की चिंता इस बात को लेकर है कि वैक्सीन लगे और जल्दी से जल्दी लगे। जबकि अब से कुछ समय पहले तक किस प्रकार के विरोधाभास वैक्सीन के बारे में खड़ा करने का प्रयास किया गया था, ये किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ सभी विपक्षी दलों की भी और अन्य राज्य सरकारों की भी ये मांग थी कि उन्हें भी छूट मिलनी चाहिए कि वो भी अपने स्तर पर व्यवस्थाएं कर सकें। तो केंद्र सरकार ने उसकी भी अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन आज फिर वही बात आ रही है कि घूम फिर कर कि केंद्र सरकार को ही प्रिक्योरमेंट करना चाहिए और उसके हिसाब से व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार संकल्पबद्ध है कि सब पूरे देश के जनता को शीघ्र कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन हमारा देश 130 करोड़ का देश है, ये सबको याद रखना चाहिए। और 130 करोड़ के लिए 260 करोड़ हमें वैक्सीन चाहिए और उसके बाद जिस इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करने के लिए सर ये बात तो पहले भी आपको पता होनी चाहिए थी ना। हमारा देश जो 130 करोड़ का है, तो फिर आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेश क्यों भेज देते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि उसी हिसाब से सरकार ने परमिशंस भी दी है और उन्होंने सर ये आपको सर, आप जैसे बता रहे हैं 130 करोड़ का देश है, अगर आपको सब पता था 260 करोड़ वैक्सीन लगनी है तो आपके जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 6.5 करोड़ वैक्सीन तो विदेशों को भेज देते हैं। पहले भी सोचना चाहिए था ना सर। देश को वैक्सीनेशन समय का अभाव है सर। प्रतिमा जी कुछ कहना चाहती हैं? प्रतिमा जी लास्ट कमेंट आप। एक सेकंड, मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए। दिक्कत ये है कि जिस तरीके से ये वादे झूठे किए जा रहे हैं, ये बहुत जनता को भ्रमित करने की बात है। आप कैसे कर पाएंगे? जावड़ेकर जी ने कहा कि 108 करोड़ जो देशवासियों को वैक्सीन है वो हम 31 दिसंबर तक लगा देंगे। आप 31 दिसंबर तक कैसे लगा सकते हैं, जबकि मॉडर्ना और फाइजर कह रहे हैं कि दिसंबर तक का जो उनका कोटा है वैक्सीन का वो पूरा हो चुका है। प्रतिमा जी एक मिनट तो सुनिए। प्रतिमा जी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सेक्शन है उसको हम वैक्सीन लगा देंगे। प्रतिमा जी 10 सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि आपको मॉडर्ना पे विश्वास है, फाइजर पे विश्वास है, अपने देश के मंत्री पर विश्वास नहीं, यह समस्या है। देखिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा। मॉडर्ना पे विश्वास, मंत्री पे विश्वास की नहीं है बात, जब मंत्री हर दिन झूठ बोल रहे हैं उस पे विश्वास नहीं है। आप समझिए। ठीक है सर, समय का अभाव है, अपने कार्यक्रम को यही विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी, आप हमसे जुड़ी। विनय जी आपका भी शुक्रिया, रविंद्र जी आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जिस तरह से सरकार ने 1 हफ्ते की अवधि और बढ़ाई, हालांकि कोरोना के केसेस तो लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन एक्टिव केस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।